अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है बायो एनर्जेटिक्स, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 7 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम देखेंगे कि एटीपी क्या होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा एनर्जी बजट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन और उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे बायो एनर्जेटिक्स का। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उन्हें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी की ज़रूरत उन्हें क्यों होती है? ताकि वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारी अर्थ में जो एनर्जी एंटर हो रही है सूरज से, वो किस फॉर्म में होती है? वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में होती है। अब ये जो लाइट एनर्जी है इसे पौधे इस्तेमाल करते हैं और किस प्रोसेस के ज़रिए से करते हैं? उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और पौधों को खुराक के तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये जो हम कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी को अगर हम देखें किससे रिलेटेड है? एनर्जी जो है वो रिलेटेड है फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि जो जानदार है, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उन्हें क्या चाहिए? फूड चाहिए। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो इन पौधों को अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर उस फूड से इन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और जब हम बात करते हैं बायो एनर्जेटिक्स की कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है, तो इसमें हम ये स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दो प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। एक हमें नज़र आ रहा है फोटोसिंथेसिस का और दूसरा हमें नज़र आ रहा है रिस्पायरेशन का। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस, वो अमल है जिसके ज़रिए से पौधे यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर रिस्पायरेशन की बात की जाए तो रिस्पायरेशन हम देखते हैं कि वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से फूड का ब्रेक डाउन होता है और उसके रिजल्ट में क्या बनती है? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है? जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। यानी कि बायो एनर्जेटिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैसे ऑब्टेन करें और कैसे ट्रांसफॉर्म करें, इसे अभी हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। अब किस तरह से हम कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है केमिकल एनर्जी में? तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सोलर एनर्जी से कौन सी एनर्जी आ रही है? लाइट एनर्जी, या फिर हम कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी। प्लांट्स ने इस सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में उसने क्या बनाई है? फूड बनाई है। और जो फूड है वो किस फॉर्म में है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही है, और वो प्रोड्यूस किस फॉर्म में हो रही है, वो हो रही है ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या बना है, ग्लूकोज बना है। सेकंड हमने बात की थी कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें एक तो फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो है वो रिस्पायरेशन है। तो अगर हम रिस्पायरेशन को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और उसके रिजल्ट में क्या बन रहा है, उसके रिजल्ट में बनती है एटीपी। एटीपी जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है, जिसे एनिमल या हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनको नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर सकें। और साथ में हम देखते हैं कि क्या बन रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपने देखा है कि जब हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें पता है कि एक यहाँ पर जो हम बात करें सेलुलर रेस्पायरेशन की, कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। वैसे भी आपने देखा है कि जब हम रिस्पायर करते हैं और उसमें जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सेल कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है बेसिकली जब हम ले रहे होते हैं तो वो किस लिए चाहिए होती है, ताकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो, और उसके बाय प्रोडक्ट यानी जब ये रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसे बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि बायो एनर्जेटिक्स को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बायो एनर्जेटिक्स में ये कहा जा सकता है कि ये स्टडी है किस चीज़ की, एनर्जी रिलेशनशिप और उसकी कन्वर्जन के किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एटीपी है ये क्या है। हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है उसे एनर्जी चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। जितनी भी वो एक्टिविटीज करती है हमारी बॉडी, चाहे वो इंसानों की बॉडी हो, वो पौधों की बॉडी हो, या वो जानवरों की बॉडी हो, जब भी उन्होंने कोई उनके अंदर प्रोसेस होना होता है या जब भी कोई वो हरकत करते हैं तो उन्हें ताकत की जरूरत पड़ती है। और वो ताकत किस फॉर्म में होती है, उसे हम कहते हैं कि ये है एनर्जी के फॉर्म में। और ये एनर्जी उन्हें किस सूरत में मिलती है, ये एनर्जी उन्हें मिलती है एटीपी की सूरत में। यानी कि एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एटीपी की सूरत में मौजूद होती है। और ये जो एटीपी है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है हमारे बॉडी की। और एटीपी से क्या बनता है, एटीपी से बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर हम यहाँ पे अपने सामने देखें तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम मौजूद है, और इस डायग्राम में क्या चीज बताई है, उस डायग्राम में बताया है कि ये जो फूड है और ये जो फूड हम खाते हैं ये किस सूरत में है, ये ग्लूकोज की सूरत में है। ये जो ग्लूकोज है जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये क्या बना देती है, ये बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम सांस लेते हुए बाहर निकाल देते हैं, और बनाती है इसके साथ वाटर। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है तो हम जब खाना खाते हैं तभी हमारे अंदर एनर्जी आती है। और वो एनर्जी जो है वो किस सूरत में आती है, वो एनर्जी हमारे पास एटीपी की सूरत में आती है। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसके अंदर जब प्रोसेस होता है, यानी कि फूड के अंदर जब प्रोसेस होता है तो हमें क्या मिलती है, एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, करेंसी मिलती है। और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम देखना चाहें कि ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है, ये ऑर्गेनेली है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम इसे देखें बड़ा करके कि ये कहाँ पे है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमें पता है किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमें इस तरह से नजर आती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। एक को कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन और एक को कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ वाली को कहा गया है इनर, और जो बाहर की तरफ है उसे कहा गया है आउटर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके अंदर दो और स्ट्रक्चर जो है, पार्ट्स जो है इसकी बॉडी के, वो क्या है कि ये जो फोल्डिंग्स है इसे हम कहते हैं क्रिस्टी, और जो इसके अंदर फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और इसके अलावा इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी, एक और जो
टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है एनर्जी हाउस, यानी कि ये वो जगह है, ये वो सेल का हिस्सा है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी की सूरत में होती है, एनर्जी करेंसी की सूरत में होती है, जिसे हम कहते हैं एटीपी। अब अगर हम देखना चाहें कि ये जो एटीपी है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, तो ये हमारे सामने जो है एटीपी का स्ट्रक्चर है। अब ये जो एटीपी है ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक एडेनिन शुगर है जिसे कई नाइट्रोजनस बेस भी कहा जाता है। नाइट्रोजनस बेस जो है उसमें से ये 5 मुख्तलिफ किस्म की नाइट्रोजनस बेस होती हैं। एक होती है एडेनिन, एक होती है थायमीन, एक होती है यूरासिल और एक होती है साइटोसिन। अब उसमें से एक जो है यहाँ जो इसमें इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, वो है एडेनिन। यहाँ पे आप अपने सामने जो है एडेनिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस तरह से कार्बन से, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से मिलकर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल रिंग होता है, जिसको बोला जाता है एडेनिन। और ये एडेनिन जब एक शुगर के साथ मिलती है, ये जो है ये शुगर है जिसे बोला जाता है राइबोस शुगर। अब ये जो राइबोस शुगर है, एडेनिन, राइबोस और उसके साथ यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं कि क्या चीज है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो मौजूद है। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे अगर आप देखें कि ये फॉस्फेट जो है ये कितने हैं, तो 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे आपको अपने सामने जो है वो नजर आ रहे हैं। अगर हम इनको नंबरिंग कर दें तो ये क्या है, एक ये आपको नजर आ रहा है, दूसरा ये नजर आ रहा है और तीसरा ये नजर आ रहा है। यानी कि एक के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है मोनो, 2 के लिए इस्तेमाल होता है डाई और 3 के लिए इस्तेमाल होता है ट्राई। इसीलिए हमने इसका जो अगर हम इसकी एब्रिविएशन देखें, इसका मुखफ़फ़ देखें तो वो क्या है, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, यानी कि एडेनिन इसके अंदर बेस है और ट्राई फॉस्फेट जो है वो 3 फॉस्फेट इसके अंदर मौजूद हैं। अब अगर हम इसके अंदर देखें कि इसको और किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये जो सामने हमारे सामने एक ये हमने लिख लिया है, ये भी जो है एटीपी को ही शो करता है। अब ये जो एटीपी है ये हमें एनर्जी किस तरह देता है, हमें ताकत किस तरह देता है कि जब इसके अंदर ये बॉन्ड जो है इसका टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड जब इसका टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी जो है वो कितनी होती है, यानी कि अगर एक मोल का जो है अगर एटीपी के मॉलिक्यूल जो हैं वो टूटेंगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, हमें मिलेगी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी। यानी कि एक मोल एटीपी का जो है जिसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स जब होंगे तो वो इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें जब एक बॉन्ड टूटेगा तो हमें इतनी एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। और ये एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी इस्तेमाल करेगी जितने भी काम वगैरह उसने करने होंगे। अब अगर हम अपनी बॉडी की तरफ देखें तो हमारी बॉडी में 2 किस्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस और दूसरे जो हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक। अब सबसे पहले अगर हम एंडोजेनिक की बात करें तो एंडोजेनिक जो है ये वो प्रोसेस हैं जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि जिनके लिए हमें ताकत चाहिए होती है। जैसे कि अगर हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी जो है वो किस सूरत में हमें चाहिए होती है, वो एटीपी की सूरत में चाहिए होती है। अब जब हमें एनर्जी चाहिए होगी तो क्या होगा, एटीपी में से एक फॉस्फेट टूट जाएगा, एक निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, और एक फॉस्फेट जो है वो टूट के यहाँ पे पड़ी हुई है और ये एनर्जी जो है वो हमें मिल गई। अब अक्सर प्रोसेस जो हैं जिन में ऐसा होता है कि वो प्रोसेस जब होते हैं तो हमें एनर्जी जो है उनकी वजह से मिलती है, यानी कि वो प्रोसेस जब होते हैं तो एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। और वो प्रोसेस कौन से होते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सोजेनिक प्रोसेस। यानी कि एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होते हैं जब वो होते हैं तो हमारी बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कौन से प्रोसेस हैं, जैसे जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से आपके अंदर ताकत आती है, तो वो ताकत जो है वो किस फॉर्म में है, वो एनर्जी की फॉर्म में है, और वो क्या है, वो एटीपी की फॉर्म में है। यानी कि जब आप खाने का प्रोसेस करते हैं, फूड लेते हैं और वो फूड डाइजेस्ट होती है, और जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज्ड होती है। इसका मतलब है कि जो भी प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनमें एटीपी जो है वो एनर्जी के तौर पे काम करता है, और कहीं पे एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है और कहीं पे एनर्जी जो है वो हमें चाहिए होती है। इसका मतलब है कि जो एटीपी है, जो एनर्जी करेंसी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। ये तो था एटीपी एज एनर्जी करेंसी के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।
आज हम स्टडी करेंगे द एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में, यानी कि जो रिस्पायरेशन है और उसमें भी अगर हम देखें जो सेलुलर रिस्पायरेशन है उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हमने स्टडी किए थे उनके रिजल्ट में हमारे पास कितनी एनर्जी आती है, जो कि एनर्जी हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस की थी कि वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि टोटल कितने एटीपीज हमें मिलते हैं इन स्टेप्स के रिजल्ट में। जैसे कि हम जानते हैं कि रेस्पायरेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 स्टेप्स में। सबसे पहला जो स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और उसके रिजल्ट में एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के रिजल्ट में 2 पायरोवेट बनते हैं। और साथ में अगर हम नेट एटीपी की बात करें तो हमारे पास 2 नेट एटीपी मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में। पायरोवेट में थोड़ी सी कन्वर्जन की जाती है, थोड़ी सी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उसके बाद वो बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर स्टेप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट्स एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में भी हमारे पास 2 एटीपी आते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिजल्ट में हमारे पास आते हैं 32 एटीपी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे कि केमियोस्मोसिस भी कहा जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि किस तरह से हमारे पास एटीपीज आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस, और उसके रिजल्ट में हमने बात की है कि कितनी एटीपी आ गए हैं, नेट 2 एटीपी। टोटल बनते 4 एटीपीज हैं, लेकिन उसमें से क्योंकि जैसे कि यहाँ पर भी हम अपने सामने देख रहे हैं कि 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नेट गेन हमारे पास कितना एटीपीज का है, 2 एटीपी का। साथ में ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास 2 NADH भी आते हैं। 2 NADH जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 4 ATP। वैसे तो हम देखते हैं कि एक NADH के रिजल्ट में 3 ATPs मिलते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में क्योंकि 2 रीयूज हो जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि NADH यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है 4 ATPs। और अगेन जब हम देखते हैं, जैसे कि हमने बात की पायरोवेट से जब कन्वर्जन हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो अगेन हमारे पास आ जाएंगे 6 एटीपीज। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जो कि क्रेब्स साइकिल है उसमें अगर हम देखें कि कितने एटीपीज जनरेट हो रहे हैं, तो वो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। हम देखते हैं कि 2 एटीपीज यहाँ पर मिलते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्टली, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं NADH और FADH2। अब 6 NADH है, हमने कहा था कि ईच NADH यानी हर NADH प्रोड्यूस कर रहा है 3 ATPs। जब 6 NADH हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं 18 ATPs, और 2 FADH 2 प्रोड्यूस करते हैं 4 ATPs, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर FADH प्रोड्यूस करता है 2 ATP। तो 2 FADH2 कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 ATPs। और जब हम टोटल की बात करें कि जितना भी काउंट आया है, यानी कि एक ग्लूकोज का जब मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कितनी एनर्जी आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कितने एटीपीज हैं, नेट यील्ड हमारे पास कितनी है, तो वो हम देखते हैं टोटल 36 एटीपी मिलते हैं जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। और एटीपी जैसे कि हमने बात की थी कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है। बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो एटीपी को इस्तेमाल करते हैं एज एन एनर्जी करेंसी, या फिर हम कहेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो क्या करें, वो एनर्जी ले रहे हैं एटीपी से। और हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप्स में कितने एटीपी हमें मिलते हैं, और उसमें भी हमने देखा कि डायरेक्ट एटीपी हमें किस तरह से मिल रहे हैं, और NADH और FADH2 से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से हमें कितने एटीपी मिलते हैं। और हमने देखा कि टोटल जो नेट प्रोडक्शन है एटीपी की वो होती है 36 एटीपी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में।